चलिए, गुड इवनिंग। तो मेरी आवाज़ सबको जा रही है? ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बीच में मैसेज कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो मैसेज कर दीजिएगा। ऑडियो की आवाज़ जा रही है ना मेरी सब लोगों को? यू ऑल आर ऑडिबल और नॉट? सब लोग ऑडिबल हैं? ठीक है। देखिए भाई, हमारे कंप्यूटर पे स्क्रीन शेयर हो रहा है, सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले चूंकि आपको मालूम है मैं जूलॉजी का टीचर हूँ, तो जाहिर सी बात है बायो से रिलेटेड ज़्यादा बात करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं पूरा एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए, शायद आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। 11-12 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो इट में हेल्प यू। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है ना कि अब आज आपको तारीख है 13 और आपका है 12, तो अराउंड 2 मंथ है, अराउंड 60 डेज है। हाउ मेनी डेज? अराउंड 60 डेज। तो इस 60 डेज में आप इफेक्टिव डेज देखो तो आपको सिर्फ 50 डेज है। इफेक्टिव डेज सिर्फ 50 है, क्योंकि 3-4 दिन आपको अभी अपनी प्लानिंग करने में लग जाएगा, और एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ाई नहीं हो पाती है 3-4 दिन तक। तो आपको इफेक्टिव डेज जो है 50 बचे हुए हैं। 50 दिन में आपको सिलेबस को इफेक्टिवली कंप्लीट करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 50 दिन में हम बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना, दो तरह का सिचुएशन आता है। एक सिचुएशन ये आता है कि बच्चे जो है एकदम पैनिक हो जाते हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरा सिचुएशन होता है बच्चे रिलैक्स रख के पढ़ते हैं। तो देखिए, पैनिकने से एक इम्पॉर्टेंट बात है, यह आना है, ये सबके साथ आता है, कोई किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन इस पैनिकनेस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और उस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना होगा। साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। अगर इस इफेक्टिव 50 डेज में अगर आप 5 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए खाना वगैरह बहुत ही कैलकुलेटिव खाइएगा, घर का खाना खाइएगा, साफ सुथरा खाना खाइएगा, क्योंकि हेल्थ भी एक बहुत मैटर कर जाता है। लास्ट मोमेंट पे एग्जामोफोबिया होता है ना, जब हम लोग एग्जाम का टाइम आता है तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ये मैं बता दूं, क्योंकि जिनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है ना, वो बीमार कम पड़ते हैं, लेकिन जिनका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है तो वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो देखिए, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब देखिए, बायो में आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चारू, कैसी हो बेटा? तो देखो, बायो में स्पेशली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली बायो के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी ये है कि आपके पास टॉपिक ये 10 हैं। कौन कौन से? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, सेल, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। अब देखो, आप देखो तो मैक्सिमम वेटेज किसका है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ये वेटेज जो है ना, ये नीट के जरिए नहीं बताया गया, लेकिन ये डिफरेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके बेसिस पे ये वेटेज निकाला जाता है कि हर साल का क्वेश्चंस जो देखा जाता है ना, उसके बेसिस पे ये वेटेज निकाला जाता है, ठीक है ना? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैक्सिमम वेटेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 क्वेश्चन में से आपके 16% जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। मतलब आपका कितना हो गया? 90% का 16 मतलब अराउंड 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन जो है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से रहते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं? तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाकी चैप्टर्स से रहते हैं। आप देखो, जेनेटिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, 13%। उसके बाद डाइवर्सिटी, जिसमें बहुत ही ड्राई टॉपिक्स है। तो आपको इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है, आपको किसके लिए पढ़ना है? आपको वेटेज के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? वेटेज के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। आवाज जा रही है ना भाई? सब लोगों को आवाज जा रही है ना? कुछ बच्चे ऑडियो बोल रहे हैं, ऑडियो क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए देखिए क्या करते हैं बच्चे, एक मिस्टेक बहुत जल्दी करते हैं। देखिए, एक मिस्टेक बहुत जल्दी करते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, या जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी चीज पढ़ते हैं, या जरूरत से ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ये दोनों नहीं करना। देखिए, चूंकि आप में से बहुत सारे ड्रॉप आउट बच्चों से मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे कोविड हो गया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था आपको, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, मैं क्लास ले नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी हो गई थी। हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं था। अगर आप लोगों में से जिन्होंने देखा होगा उनको फायदा हुआ होगा उसका, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो कोई बात नहीं। मेन आपका टेक्स्ट बुक तो एनसीईआरटी है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना। लेकिन एनसीईआरटी को आप लोगों को, हालांकि 11th हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, तो 11th के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, तो हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर सब्जेक्ट के लिए है, हाउ टू स्टडी द एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनालिटिकल स्टडी करो भाई। आप जैसे मान लिया आप डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो, आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ रहे हो, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हो, तो वहां पे भी कुछ बात ऐसी है जो आप एनिमल किंगडम से उसको कोरिलेट कर सकते हो। तो कोरिलेट करके पढ़ना सीखो। आप इकोलॉजी पढ़ोगे वहां भी एनिमल किंगडम की बात आ जाएगी, समझ रहे ना। तो कोरिलेट करके इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ना। जैसे मान लिया आप इकोलॉजी में पढ़ रहे हो, इकोलॉजी में आपको दिए हुआ है इसके बारे में, मोशन क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में, एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। तो आप ये है ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज से रिलेटेड बात, लेकिन यहाँ पे इकोलॉजी में दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इकोलॉजी में ही सिर्फ आएगा, बायो में है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप हर लाइन, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को, इवन शुरू के जो क्या होते हैं ना, जो चैप्टर शुरू होने से पहले, कोई टॉपिक शुरू होने से पहले जो शुरू के पेज पे रहता है उसको भी पढ़ना है। साइंटिस्ट के बारे में रहता है, कोई डिस्कवरी के बारे में रहता है, इन्वेंशन के बारे में रहता है, उन सब चीजों को पढ़ना है। और ये देख लो, ये टॉपिक्स का एक एक कैलकुलेशन है, इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली कोशिश करना है पढ़ने का। अब देखो, अब सवाल ये कि इतना इस 60 डेज में हमारे पास टोटल 32 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? अराउंड 22 चैप्टर्स क्लास 11th में, और करीब 16 चैप्टर क्लास 12th में। तो करीब हो गया 38 चैप्टर्स, अराउंड 38 चैप्टर्स। इन 38 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है? तो देखो भाई, अब आपको इसमें ये नहीं कि आप नोट्स लिए और पूरे नोट्स के एक एक वर्ड को चाट रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नोट्स पढ़ना है, देखना है, लेकिन एक एक वर्ड को नहीं, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को चाटना है। लेकिन कैसे पढ़ोगे? तो आप बनाओ एक स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी बनाओ? कि भाई हमारा टेस्ट, अब आपका फुल टेस्ट शुरू होने वाला है, फुल टेस्ट के लिए तो पढ़ो ही पढ़ो जो भी है, लेकिन अभी आपको एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाना है कि मान लिया जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप पढ़ो। ब्रिक्स का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, बहुत बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन फुल टेस्ट बहुत पहले से शुरू हो जाता है, तो फुल टेस्ट के लिए तैयारी तो आपको करते ही रहना है, साथ साथ आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे कि आपने एक दिन में कोशिश किया कि बायो के हम 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। कितने चैप्टर को पढ़ेंगे? 3 चैप्टर, जैसे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और साथ में कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर, ऐसे। फिर दूसरे दिन हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे, प्लांट किंगडम, सेल एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं देखो कलर चेंज कर दे रहा हूं, ऐसे पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन हम नेक्स्ट डे जो है कैसे पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट डे जो है हम ये पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में जो आपका चैप्टर है, वो जो टॉपिक है, जैसे कॉकरोच पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और उसके बाद बॉडी फ्लूइड नेक्स्ट। अब बचता है अब नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट डे में आपको ऐसे करना है। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये कलर दिख नहीं रहा है शायद, आई थिंक ये कलर दिख नहीं रहेगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, बायोमोलिक्यूल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट डे जो पढ़ना है वो क्या करना है, ये इस तरह से शुरुआत के, देखो बायो के लिए मैं स्पेशली अभी बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और लोकोमोशन। और जो लास्ट वाला हो गया वो हो गया आपका ये न्यूरल कंट्रोल। तो टोटल डेज कितने लगे आप देखो, तो टोटल डेज हो जाएंगे आपके, ये एक, ये हो गया एक, पूरा एक हो गया। उसके बाद ये 2, आप ऐसे ही पढ़ना, वाकई में आपको बेनिफिट होगा। और उसके बाद आप तीसरा ये पढ़ना, और उसके बाद फोर्थ डे में
ये तो हो गया, सॉरी फॉर दैट, तो हो गया। फोर्थ डे में आप ये करो। तो इस तरह से आप देखो, और फिफ्थ डे में आप क्या करना, ये पढ़ना। और सिक्स डे में ये। तो 11th क्लास आपका कितने दिनों में खत्म हो गया, 6 दिन में। 11th क्लास कितने दिनों में खत्म हो गया, 6 दिन, बस 6 दिन में। ये आप कल या परसों से शुरू कर दो 11th क्लास। उसी तरह से 12th क्लास का आप जो है ना, इसका भी बनाओ कि हमको इसको 6 या 7 दिन में खत्म करना। अब कहोगे सर ये इतना कम टाइम में खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, तो देखो मैं बता रहा हूँ। अब आप ये एक दिन में, दूसरा ये, और सॉरी ये भी, ये पहले दिन का है, और ये तीनों एक दिन। अब दूसरे दिन में आप जो है ये पढ़ोगे। बस ये, क्योंकि बड़े चैप्टर है ये। उसके बाद तीसरे दिन में आप कहोगे सर ये होगा कैसे, तो होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। तीसरे दिन में आप ये दोनों करो, फोर्थ डे में आप ये करो। देखो मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर किया है, किसी वजह से किया है। अब फिफ्थ डे में आप क्या करो, सिर्फ ये। सिक्स डे में नहीं, ये फिफ्थ डे में, सॉरी फॉर दैट, फिफ्थ डे में आप क्या करो, इन दोनों, और सिक्स डे में ये, और सेवेंथ डे में आप ये तीनों पढ़ लो। आपका टोटल हो गया 13 डे। आप 7 + 6 + 7 13, और इसमें प्लस माइनस 2 लगा लो। तो आपको 15 डेज में पूरी बायो को कंप्लीट कर देना है, और ये कल से शुरू करना है। अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन की बात पहले देखो, ये सारे कहां से करने हैं, एनसीईआरटी की बुक से। देखो बता, क्वेश्चन के पहले ये बात समझ लो, आपको कल से, कल का मतलब है 14 जुलाई से, जुलाई के इन तक ये पूरा कंप्लीट कर देना है। जुलाई के इन तक ये पूरा आपको कंप्लीट कर देना है। क्या, बायो का ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना चाहिए। और कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि सीधे रीडिंग मारना है, कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि सीधे रीडिंग मारना है, कंप्लीट का मतलब है कि उसको पढ़ना है। देखो जैसे मान लो आप सपोज करो मेरे सामने आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन, चलो मान लिया आपका आ गया इवोल्यूशन, इवोल्यूशन चैप्टर। तो इवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो आपके साथ नोटबुक होना चाहिए आपका एक छोटा सा, और आपको लगता हो कि एनसीईआरटी में ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया है, एक्स पॉइंट एक्स, तो वो इमीडिएटली आप उसको नोट करो, उसका फोटो खींचो। हाँ सब भेजूंगा मैं, पूरा सीट भेज दूंगा, ठीक है ना। फोटो खींचो और आप इमीडिएटली मुझे उस टॉपिक का कि सर ये नहीं समझ में आया, प्लीज जब भी आप फ्री हो आप मुझे समझा दीजिए। बोटनी का, बोटनी वाले सर से इमीडिएटली करो, ये नहीं कि उस डाउट को पालना नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, और हो सकता है कोचिंग एक अगर से बच्चों के लिए अलाउड हो जाए, तो आप लोग कोचिंग पे भी आके पढ़ सकते हो और पूछ सकते हो। समझ रहे हो बात को ना। तो ये जरूर दिमाग में डाउट नहीं पालना है। दूसरी चीज, आपको जब कहोगे सर हम 30 मतलब 1 अगस्त तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या करें, अभी आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको एनसीईआरटी के बुक को पढ़ना है। क्वेश्चन लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो आता है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट के, उसके लगाओ, और कोई बुक मत लगाओ। प्रीवियस ईयर नीट का जो बुक आता है ना, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, हाँ किसी का भी, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, किसी का भी आप लगा लो, उसको लगाओ, ठीक है ना, जिसका भी लगाना है। ये आपको 1 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है, किसी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। अब कहोगे सर ये सारा टाइम तो बायो में निकल जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करेंगे। देखो इसको अदरवाइज नहीं लेना है, अभी थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री को, मान लिया रोज आप कम से कम 10 to 12 आवर डेली स्टडी करना है आपको, सेल्फ स्टडी कम से कम डेली 10 to 12 आवर, जिसमें से 6 घंटे
आपको सिर्फ बायो पे देने हैं, नहीं पूरी कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, 10 से 12, 6 घंटा कम से कम बायो को देना है, 6 घंटा प्लस माइनस आप 1 आवर कर लो, ये आपको बायो को देना है। मैं जो बता रहा हूँ सुनो तो जीशान साहब, सुनो तो, प्लस माइनस 1 आवर कर लो, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी आप जो है ना, जैसे कि आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर लिया, एक एक चैप्टर करो, या जो टेस्ट के हिसाब से, अभी टेस्ट का पैटर्न जो बना होगा ना, उसके हिसाब से सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। अभी के लिए सिर्फ टेस्ट के हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के हिसाब से, जो हमारे कोचिंग का टेस्ट है उसके हिसाब से पढ़ो, कि जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, लेकिन इसको करना ही करना है। कोई भी टेस्ट आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको ये, भले आपको किसी दिन हो सकता है 14 घंटा भी पढ़ना पड़े, किसी दिन 15 घंटा भी पढ़ना पड़े, देखो लास्ट मोमेंट की तैयारी। सुन लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बात याद, आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे आगे आने वाले टाइम में, मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे ना, पूरे साल आपको, फर्स्ट ईयर की बात ही मैं बता रहा हूँ, तो पूरे साल आपको एनाटॉमी नहीं समझ में आएगी, लेकिन जिस दिन एग्जाम रहता है ना, उस रात में पढ़ोगे सब समझ में आ जाता है। तो लास्ट मोमेंट में बहुत आदमी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है और ग्रैस्पिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, स्ट्रेस में नहीं आना है, अपना काम है तैयारी करना, अपना काम है तैयारी करना, अपना काम ये नहीं है कि हाँ हमने, हमारा सिलेक्शन होना, ये तो लक है और बहुत सारी चीजें होती है, अपना काम है बेस्ट प्रिपरेशन करना। समझ रहे हैं बात को? अब देखो, जैसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ये सारे, मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, केमिस्ट्री वगैरह का मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने नहीं दिया है, ये आप मोहित सर से पूछ लेना, आपको वो सर बता देंगे। ये सारे चैप्टर्स हैं, तो अभी आप सिर्फ ये करना, ये मैंने क्यों दिया केमिस्ट्री का मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद ये फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं। तो ये 14 दिन में आपको मेनली किस पे फोकस करना है? 15 दिन बायो पे। उसका जैसे ही आपका 1 अगस्त आता है, तो 1 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक, 20 अगस्त तक, आप 25 अगस्त तक मान लो, 1 से 25 तक, 1 to 25 अगस्त तक दबा के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, एकदम खतरनाक वाला। कितना वाला? कौन वाला? खतरनाक वाला फिजिक्स केमिस्ट्री। रोज कम से कम आप 14 आवर्स का बनाओ डेली का शेड्यूल, और जिसमें से कम 10 प्लस माइनस 1 आवर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, 10 प्लस माइनस 1, और सिर्फ 2-3 घंटे बायो पे ध्यान दो। और बायो में कैसे ध्यान दो? तो बायो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर चुके हो, अब उसको नहीं करना है। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी के बुक में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रखे थे ना, तो उसमें जहां जहां कुछ आपको नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, नोट्स को उलटते रहो इसी 2-3 घंटे में। आप एक चैप्टर पढ़ो, नोट्स उल्टो, एक चैप्टर पढ़ो, नोट्स उल्टो, आपके पास अगर नोट्स है तो। लेकिन मेनली आपको एनसीईआरटी के बुक को ही पे ही फोकस करना है, ठीक है ना। अब इस दौरान आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर पढ़ो, यहाँ पे वो सर हमको, आई थिंक कि फिजिक्स वाले सर भी बताएंगे, केमिस्ट्री वाले सर, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कर लेना है कि कैसे कौन सा चैप्टर, चूंकि हमको चैप्टर्स का उतना आइडिया नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो कौन से चैप्टर बड़े के साथ छोटे को, छोटे के साथ बड़े को, या सिस्टमेटिकली, आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिस्टमेटिकली जाना ज्यादा बेहतर है, सिस्टमेटिकली पढ़ो। आप जैसे कि मान लिया केमिस्ट्री में 40 चैप्टर है अराउंड, तो इस 40 चैप्टर को आप सिस्टमेटिकली 4-4 चैप्टर का बना लो, या 3-3 चैप्टर का, कि हम 25 दिन में हमको कैसे करना है। उसी तरह से फिजिक्स में भी बना लो, और उसमें भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, अब कहोगे सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो बहुत कम हो रहा है। ए भाई, फिजिक्स में इतना टेस्ट होता है, वो क्या होता है? वो प्रैक्टिस नहीं है तो क्या है? वो प्रैक्टिस नहीं है तो क्या है? दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस, और साथ साथ आप अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स को जरूर पढ़ना, क्योंकि आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है ना, फिजिक्स का खास करके एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही बेकार होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत इतने सारे पेपर ऑलरेडी आपने बहुत सारे टेस्ट दिया है, और दुआ कीजिए आप लोग की ऑफलाइन शुरू हो जाए टेस्ट, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। और माइट भी चांस है कि अगस्त से शुरू हो जाएगा आपका ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा और टेस्ट पे फोकस कीजिएगा। अब आइए आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल बात कर लेते हैं। देखो, ये बात तो हो गई कि कैसे तैयारी करनी है। आपको इस 15 दिन में बायो को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना, उसके बाद बायो ऐसा दिमाग में क्लियर बन जाए ना, हाँ बस प्रीवियस ईयर का, और कुछ मत करो, नथिंग। अब उतना टाइम नहीं है कि बैठ के 500 क्वेश्चन लगाओगे। आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, उसमें से क्वेश्चंस खुद बनाओ। आप क्वेश्चंस को, एक बच्चे ने पूछा अभी, अलीबा ने, कि सर सिर्फ प्रीवियस ईयर के, आप खुद पढ़ो। मान लिया मैंने पढ़ा ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज, तो उसमें आप सोचो कि मैंने ये पढ़ा, तो इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन लगाने का टाइम चला गया,
अब टेस्ट पेपर के दौरान आपको क्वेश्चंस लगेंगे बहुत सारे, टेस्ट हो रहा है आपका बहुत सारा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे, और आप प्रीवियस ईयर का और कुछ मत करो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक को बहुत ढंग से पढ़ो, और नोट्स हो तो नोट्स को भी आप उलट उलट के देखते रहो, वो बेटर है, नोट्स को भी देखते रहना है साथ साथ, लेकिन मेनली आपको एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करना है। दूसरी चीज, अब देखो बच्चे को इस टाइम पे टेंशन बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है कि सर क्या करें क्या करें। तो देखो भाई एक चीज जान लो, यहाँ पे मैंने कुछ देखो सक्सेस फेलियोर, एक देखो ये सब बहुत पूरी पुरानी बात है, हर जगह आपने देखा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चे अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है। देखो इन्होंने जिसान ने पूछा कि सर टेस्ट में कितना क्वेश्चंस पे कितना स्कोर पे सेफ है। देखो मैं बता रहा हूँ, आप जो है ना कोशिश, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बच्चा 450 भी लेके आता है टेस्ट में हमारे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, ये पहली बात दिमाग से बात निकाल लो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट में आपका तबीयत ठीक नहीं है, आई थिंक आप जो, पहले एक बात सुन लो, तो आप जो है ना कोशिश करो कि हमारा हर एक टेस्ट में स्कोर, फुल टेस्ट में, पार्ट टेस्ट में तो कहीं अराउंड 600 के अराउंड आना ही आना चाहिए ब्रिक्स के, और अगर पार्ट टेस्ट है तो उसमें 550 प्लस कोशिश करो कि हम लेके आए, 550 प्लस, और पार्ट टेस्ट हो तो 600 प्लस, तो आपका के लिए बेटर रहेगा। दूसरी चीज, आपको 2008 से के बाद का क्वेश्चन लगाना है, 2008 से पहले 2008 तक का, 2008 और उसके बाद का पेपर लगाया, 2007 से पहले का क्वेश्चन पेपर आप लगाते हो तो वो रिलेवेंट नहीं है, भले वो 30 साल का मिलता है आप लगा लो, लेकिन 2007 से पहले वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि उस वक्त नीट का एनसीईआरटी का सिलेबस बिल्कुल अलग था। समझ रहे हैं बात को ना? तो कोशिश आपको यही करना है कि 550 प्लस फुल टेस्ट में कम से कम आए, और जो पार्ट टेस्ट हो 600 प्लस आए। ठीक है, अब देखिए बच्चे को इस वक्त जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो क्या लगता है, तो डर का सबसे बड़ा रीजन है वो है, या फियर का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फियर ऑफ फेल्यूर, कि नहीं सिलेक्ट होंगे तो क्या होगा। यार मैंने अभी एक बहुत बड़े राइटर, इंग्लिश राइटर है, मुझे नाम नहीं याद रहा है उन राइटर का, और उनका मैंने एक बुक पढ़ा था, उस बुक में हमने एक चीज बहुत मुझे इफेक्टिव लगा, आप किसी चीज के मैक्सिमम कंसिक्वेंसेस को सोच लो और तब उस काम को शुरू करो। आप किसी चीज के मैक्सिमम कंसिक्वेंसेस को सोच लो, आपका मैक्सिमम कंसिक्वेंसेस क्या होगा बताओ भाई, ज्यादा से ज्यादा आप नीट का पेपर दोगे तो क्या होगा ये बताओ, आप लोग आंसर दो प्लीज, मैक्सिमम कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। एक बच्चे ने सिर्फ दिया आंसर, बाकी लोग मैक्सिमम कंसिक्वेंसेस अबू तला क्या होगा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिलेक्ट नहीं होंगे, यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना है। अब आपको ये होगा, जो फियर होता है ना वो सिलेक्शन का फियर नहीं होता है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, सिलेक्शन का फियर नहीं होता है, आपको सिलेक्शन से ज्यादा किस चीज का फियर होता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे। शिवानी समझ रहे हो ना, एम आई रात और नॉट, या लोग कहेंगे कि अपना साल भी कमाया कुछ कर भी नहीं पाया, एम आई राइट और नॉट, बोलो मैं सही हूं या गलत हूं, जितनी बात कहूँ ये इसी का डर रहना ज्यादा, आपको अपने कैरियर से ज्यादा मेरा क्या होगा, लास्ट में ये आएगा कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे पहले नहीं आएगा, ये इट विल कम इन द लास्ट। ठीक है यार, ये बताओ आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, प्लीज रेज योर हैंड, आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, सिर्फ 2 बच्चों के अराउंड, कितने बच्चों में, 100 बच्चों में सिर्फ 5 बच्चों के पेरेंट्स जो हैं डॉक्टर हैं। क्या 94 बच्चे जो है वो खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हाँ बोलो भाई, 5 या 6 बच्चे हैं सिर्फ, वो भी चूंकि ये मेडिकल की तैयारी हो रही है इसलिए यहाँ पे मेडिकल पेरेंट्स के बच्चे ज्यादा हैं, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल देखोगे तो क्या, पूरे इंडिया में मुश्किल से 0.5% लोग भी नहीं डॉक्टर है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 0.5% होंगे, लेकिन ये बताओ क्या 99.5% लोग के पेरेंट्स डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वो सब लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। तो यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अपना जो काम है उस पर 100% फोकस करो,
100% फोकस करो कि हमें तैयारी करनी है पूरे दिल जान से, बाहर में जाओ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बिंदास। अगर ये इस अप्रोच के साथ तैयारी करोगे ना तो आपको डर खत्म हो जाएगा। इस अप्रोच के साथ तैयारी करोगे ना तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और जब डर के खत्म हो जाएगा ना तो आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। अगर डर लगा रहेगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ये बात जान। हम अपना 100% देंगे, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। देखो इसीलिए ये मैंने एक आप लोगों के लिखा क्या है, ये किसी ने कहा है कि फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो फेल्योर से डरना नहीं है, ये सक्सेस का एक पार्ट हो सकता है। यहाँ पे फेल कर जाएंगे, आगे में जिंदगी में बहुत सक्सेस करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक बात याद रखना कि ये एक सक्सेस का पार्ट है। हमने कई सारे एग्जाम्पल हम अपने साथ वालों को देखा है जिन्होंने मेडिकल क्वालिफाई नहीं किया और आज वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद सुसाइड तक कर लिया है उन्होंने। एम से एमबीबीएस किया, यहाँ एमयू से एमबीबीएस किया, एमडी किया, तो वो क्या जिंदगी है यार। तो इसलिए बी रिलैक्स, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और फोकस रखना है, ठीक है ना। फोकस रखना है अपने आप को, क्या रखना है, फोकस रखना है। देख अब फोकस का क्या, देखो ये फोकस के लिए फुल फॉर्म है फोकस का, आप सबको मालूम होगा, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। और ये फोकस का नहीं है, ये लाइफ के सक्सेस का मंत्र है। सुन लो, अब मैं बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। अब देखो आप सबको मालूम है कोचिंग बंद है, पिछले 1.5 साल से हम लोग की इनकम जो है हाफ से भी कम हो चुकी है, हाफ भी नहीं है, हाफ से भी कम, क्या 1/3 1/4 हो चुकी है। बहुत मुश्किल से हम लोग का घर चल रहा है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सही बात है। जाहिर सी बात है, बच्चे आ ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब इन द मीन टाइम, जब अभी तो मुझे कोविड हो गया था, उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैं डिफरेंट जगहों पे हाथ मुंह मारना शुरू किया कि ये काम करें वो काम करें, यूट्यूब पे हर जगह 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 मैंने इवन कई सारे कोर्स खरीदे। अल्टीमेटली मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि देखो जिंदगी है ना तो परेशानियां आती हैं, जिंदगी है तो परेशानियां आती हैं। आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एक काम से दूसरे काम पे तो आप सक्सेस नहीं पाओगे। सक्सेस के लिए और दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए आप एक बार में एक ही चीज के बारे में सोचो। अभी हमको मेडिकल की तैयारी करनी है, सिर्फ ये सोचो। सिलेक्शन होना है ये मत सोचो। सिलेक्शन हो, जब तैयारी पेपर दे दिया उसके बाद फिर से तैयारी करनी है, कोई और कोर्स के बारे में करना है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी 3-3 साल करते हैं, नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, फिर वो आईएएस की तैयारी करते हैं, उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, एक आईएएस ऑफिसर जो है ना कितने सारे डॉक्टर्स को अपने अंदर में रखता है, सच्चाई है, दिस इज अ फैक्ट। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि, तो फॉलो वन कोर्स अंटिल यू गेट सक्सेस। तो आप अभी सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस के प्रिपरेशन की तैयारी करो और किसी चीज की बारे में मत सोचो। प्रिपरेशन के, सिलेक्शन का तैयारी मत करो, एंट्रेंस की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो, एंट्रेंस की तैयारी करो। दूसरी चीज अभी हमने कहा ना, आप में से मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, ये बहुत समझ लो, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है आज का, आज के पार्ट का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मेनी ऑफ लाइफ्स फेल्योर आर पीपल who did not realize how close they were to success when they gave up। ये आप सब करते हो, ये आप सब करते हो, मैं लिख के दे रहा हूं, आप सब करते हो, और मैंने भी किया इस काम को, और मैं भी उसी वजह से फेल्योर हुआ हूं लाइफ में। देखो इस बात को पढ़ो, मेनी ऑफ लाइफ फेल्योर आर पीपल who did not realize how close they were to success when they gave up। आप सब इसी मोमेंट पे है, आप सबकी तैयारी एक लेवल की हो चुकी है। मतलब समझ में आ रहा है इसका, सबको मतलब समझ में आ रहा है? हिंदी में बताने की जरूरत तो नहीं है भाई, सबको मतलब समझ में आ रहा है इसका? ये इसका मतलब हिंदी में बताने का आई थिंक बहुत जबरदस्त बात है। हम लोग जो है ना तैयारी करते रहते हैं। अब आप सबको तैयारी एक अच्छे लेवल की हो चुकी है, पहुंच चुकी है, लेकिन अरे यार अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, डर गए, अरे यार छोड़ो हमारा से सिलेक्शन नहीं होगा। ये खूब करते हैं बच्चे, ये खूब करते हैं, या ये बच्चे खूब दबा के करते हैं, दबा के करते हैं। और ये बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग करते हैं खूब अच्छे से। मान लिया कोई हमें काम शुरू करना है, हमने खूब 2 साल 3 साल उसमें मेहनत किया और लास्ट मोमेंट में आके छोड़ दिया। वैसे ही आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, और लास्ट में यार इतना सिलेबस है, कैसे केमिस्ट्री का इक्वेशन याद रहेगा, कैसे जूलॉजी का नाम याद रहेगा, कैसे बोटनी के उतने सारे खतरनाक एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, कैसे फिजिक्स का फॉर्मूला याद रहेगा। अरे किसी की तैयारी कंप्लीट नहीं होती है किसी भी चीज के लिए। जो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है ना, उनको भी
उस अमीरी के लिए कभी उन्होंने तैयारी नहीं किया, बस वो काम करते गए और स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते चले गए। वैसे ही आप तैयारी थोड़ा बहुत करते जाओ, हल्का फुल्का जो तैयारी आपको लगे नहीं कभी की तैयारी हुई है और अल्टीमेटली यू विल गेट सिलेक्टेड, तैयारी हो गई, रैंक आ गया, अरे बहुत ब्रिलियंट है, नहीं आया बेकार है। तो ये दुनिया का वसूल है। तो आप इसके आप छोड़ो मत। अब ये लास्ट के 2 महीना जो होता है ना, पूरे आपका 2 साल से, किसी ने 24 महीने से तैयारी किया, किसी ने 36 महीने से, किसी ने 12 महीने से, उन सब पे ये हैवी वेट रखता है। क्या रखता है? हैवी वेट रखता है। और अगर इस 2 महीने को लास्ट के आपने सही तरीके से, एक परफेक्ट तरीके से आप इस 2 महीने पे फोकस करोगे ना, तो यू विल गेट सक्सेस। और फोकस करने का यही नतीजा है ना कि अब कम से कम देखो भाई, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो, लेकिन 10 आवर्स इफेक्टिव स्टडी मिनिमम, इससे ऊपर होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इफेक्टिव बिल्कुल। नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो फ्रेंडशिप, ओनली बुक एंड बुक एंड बुक, ओनली टेस्ट एंड टेस्ट एंड टेस्ट। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई अगर घर में कोई छोटा मोटा बीमार भी है ना, तो अभी सोशल वर्क नहीं कर रहा, घर में और लोग हैं संभाल लेंगे। मम्मी पापा को भी बोल लो कि अभी हम सिर्फ 2 महीना किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखेंगे। और कोई मम्मी पापा जो है ना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी के भी मम्मी पापा नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त लाइन है, इसको आप याद रखना। और अगर आपने अभी गिव अप कर दिया कि हमारी तैयारी नहीं है, आपने सोच सकता है बहुत सारे बच्चे ने बिल्कुल इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अभी से तुम्हारे पास इतना टाइम है ना कि अगर तुम अभी से लग जाओगे ना तो यू विल गेट सक्सेस। मैं ये नहीं कहूँगा रैंकर बनोगे, क्या बनोगे, लेकिन सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट वेस्ट नहीं देते रहे होंगे कि यार छोड़ो अब क्या है यार, ये कोरोना में बचेंगे मरेंगे, क्या होगा, क्या है को पढ़ना। तो इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दो, अब यही 2 महीना पढ़ना है। तो ये बात को ध्यान में रखना, गिव अप नहीं करना है। देखो ये भी कोलिन आर डेविस बहुत बड़े इंसान थे, इन्होंने कहा है, समझ में आ रहा है ना, द रोड टू सक्सेस एंड रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। अभी आप उसी कंडीशन पे हो, आप अभी उसी कंडीशन पे हो कि आपके फेल्योर का और सक्सेस ऑलमोस्ट थोड़ा सा कटे ना, हेयर लाइन डिफरेंस है, हेयर लाइन डिफरेंस है। बस उस हेयर को आपको पार पाना है। अगर उस हेयर पे आपने एक तरफ गए तो सक्सेस, एक तरफ गए तो फेल्योर, तो आपको फोकस रहना है बिल्कुल, ठीक है ना। ये सब तो बेकार की बात है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो सक्सेस के लिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको ये काम भी देखते रहना है। सी योर गोल, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। जाहिर सी बात है, अभी आपको गोल देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि कोरोना है, पेपर होगा नहीं होगा, क्या होगा, कहीं फिर से डेट ना बढ़ जाए, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। 1 साल से तो मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करे क्या नहीं, इन सब चीजों को नहीं सोचना है, सिर्फ अपने गोल को देखना है कि मुझे एंट्रेंस देना है, चाहे वो सितंबर में हो या नवंबर में। अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल लाइफ में है तो आती रहेंगी। क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, ठीक है, निगेटिव नहीं रहना, निगेटिविटी को नहीं डेवलप करना है। क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। अगर आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है कोई चीज में, तो आपको जो भी आपके टीचर, मैं हूँ, आपके फिजिक्स वाले सर हैं, केमिस्ट्री वाले सर हैं, बोटनी वाले सर हैं, जिनसे भी आपका ट्यूनिंग हो, आप उनसे डिस्कस करिए, पूछिए कि सर कैसे करें, क्या करें, इसमें बड़ा हमको डिफिकल्टी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, सुकून हो गया, चैन हो गया। आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, जो आपके बहुत अच्छे पढ़ने में दोस्त हो, इम्ब्रेस द चैलेंज, स्टे ऑन ट्रैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रैक पे रहना, ठीक है ना। एंड शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। इस पे मैं बहुत ज्यादा एग्री नहीं, इस पे मैं बहुत ज्यादा एग्री नहीं। सक्सेस का ये डेफिनेशन है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए काम मत करो, अपने आप के लिए करो। दुनिया को दिखाने के लिए मत करो, अपने आप के लिए करो। डू द वर्क फॉर योर सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर द वर्ल्ड सेटिस्फेक्शन। डू द वर्क फॉर नॉट फॉर वर्ल्ड सेटिस्फेक्शन, दुनिया को के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं। समझ रहे हो ना बात को। अगर अपने सेटिस्फेक्शन के करोगे ना, खुश रहोगे। आप किसी पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते हो, और पूरी दुनिया को आप ये अपने कैलिबर को दिखाने से क्या कर लेगा भाई। अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो हम अपनी जिंदगी को जिएंगे अच्छे, अगर नहीं भी बनेंगे तो भी हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं है।
कि बुरी जिंदगी जिएंगे। तो अपने दिमाग से एकदम बिल्कुल डाउट को हटा दो, दर्द को हटा दो, और देखो एकदम रिलैक्स होके 10 घंटा कम से कम, मिनिमम 10 आवर्स कोशिश करना है, 12 14, देखो यही लास्ट के 2 महीना होता है। अगर आप लोगों को बहुत स्ट्रेस हो रहा हो तो 1-2 दिन घूम लो, 1-2 दिन डेट को बढ़ा दो, आप 14 की जगह 15 से पढ़ाई शुरू करो। कल दिन भर जाके घूमो, खूब रिलैक्स हो, सब जगह घूमो, मूवी देखो, ये करो वो करो, और परसों से 15 तारीख से कहो कि अब एकदम लग जाना। लेकिन खाना पीना देखो 2-3 चीजें एकदम ये करना। एक तो खाना पीना बहुत ही रूटीन खाओ, घर का कोशिश करो बनाऊंगा खाएं। अगर जो लोग बाहर में रह रहे हैं तो वो भी कोशिश करके आलतू फालतू खाना, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। अगर आप रिलीजियस हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुस्लिम हो तो नमाज पढ़ो, हिंदू हो तो पूजा करो, लेकिन बी रिलीजियस, क्योंकि और ऊपर वाले से मांगा करो। अगर आप रिलीजियस रहोगे नहीं तो आपको स्ट्रेस कम होगा, अगर आप रिलीजियस नहीं रहोगे तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। बी रिलीजियस, गॉड से मांगा करो, और ये मत सोचो कि हम खुद से कर लेंगे, बिना गॉड के हेल्प के कोई कुछ नहीं कर सकता है, नो वन। कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान। तो कोई भी इंसान जो है ना, कोई ऐसा नहीं है, सब स्पर्म और ओवम से बने हैं, एक सिंगल सेल से हेप्लॉयड सेल, 2 हेप्लॉयड सेल के यूनियन से बने हैं, ठीक है ना। और 2 हेप्लॉयड सेल के यूनियन से बनने के बाद कोई इंसान बहुत बड़ा तोप नहीं मार सकता है। आज देखो दिलीप कुमार इतना बड़ा एक्टर था, मरा कि नहीं मरा। अमिताभ बच्चन भी जाएंगे, शाहरुख खान भी जाएंगे, सब जाएंगे। तो आप कुछ भी कर लो, आपका एक डेस्टिनी फिक्स है, उसके बाद आपको जाना है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है अपने लाइफ से, और दूसरे के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अपने आप को टेंस नहीं करना है। दूसरे के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अपने आप को टेंस नहीं करना। हाँ, अपने लाइफ से अपना एक्सपेक्टेशन रखना है, ठीक है। अगर हमने पूरा, ठीक है ना, ठीक है ना, पूरा अपने आप को कंसंट्रेट रखना है, ठीक है ना, कि हमें काम करना है, बस काम करना है, ठीक है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है ना। दिस इज ऑल फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़िए अच्छे से, दिल लगा के, कोई दिक्कत हो कभी भी बेझिझक हमें कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर आप सबके पास है ही, मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ, और मैं ये भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना। बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। और मैं घर जा रहा हूँ 17 को, 17 से 27 घर रहूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ से मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर करूंगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, गुड इवनिंग, चलिए।